अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रेंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स। नाज़रीन, आज हम एक वाक़े की तरफ निशानदेही करेंगे और उस पर बात करेंगे जो कि नॉर्थ नाज़ाबाद में पेश आया कुछ दिन पहले। हुआ वाक़या ये कि वहाँ नॉर्थ नाज़ाबाद के मकीनों ने वाटर बोर्ड के ख़िलाफ़ एहतजाज किया और उनका ये इल्ज़ाम था कि वाटर बोर्ड की जानिब से अहले इलाक़ा के लिए जो पानी की लाइन आ रही है, मेन सप्लाई लाइन, उससे एक निजी अस्पताल को पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है। इस पर उन्होंने वहाँ एहतजाज किया और उस जगह एहतजाज किया जहाँ लाइन डाली गई थी, वहाँ पे खुदाई हुई हुई थी। उस एहतजाज के दौरान एक बिजनेसमैन वहाँ मौजूद थे अपने बेटे के हमरा, नौजवान बेटे के हमरा, और पुलिस ने उनके साथ बदतमीज़ी की पहले, फिर मुबैना तौर पर उन्हें वहाँ पर तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाद फिर उन्हें थाने ले जाया गया। वहाँ पर भी उन्हें बहीमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया और इस तशद्दुद के नतीजे में उनका जो नौजवान बेटा है उसका पैर फ्रैक्चर हो गया और उसे अस्पताल जाना पड़ा। रोज़ाना कई दिन तक वो अस्पताल जाते रहे। कुछ दिन तक तो वो इंतहाई ट्रॉमा में रहे, शौक की हालत में रहे, किसी को कुछ बता नहीं पाए कि क्या बताएं। एक मुअज़्ज़ज़ शहरी, कोई भी मुअज़्ज़ज़ शहरी हो, वो चाहे बिजनेसमैन हो या किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, अगर खुदा न खास्ता उसके साथ भी ये वाक़या हो तो कई दिन तक तो उसे भी समझ नहीं आएगी कि वो करे क्या। बिलाखिर ये वाक़या कई दिन बाद जाके सामने आया जब उस बिज़नेसमैन ने, जिनका नाम है अहमद साहब ने जब अहले इलाक़ा से इस हवाले से बात की और उन्हें बताया कि उनके साथ क्या मामला हुआ है, तो उसके बाद ये वाक़या सामने आया और फिर सोशल मीडिया पे भी चला और कुछ पेपर्स में भी ये रिपोर्ट हुआ। तो उसके बाद फिर क्या सूरत हाल रही, इस वाक़े के हवाले से हम बात करेंगे। और अहमद साहब से हमने कांटेक्ट किया था और उनसे हम रब्ता करने की दोबारा भी कोशिश करते हैं। अहमद साहब ने हमसे पहले माज़रत की थी कि वो इस पे मज़ीद बात नहीं करना चाहते, लेकिन हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो हमसे बात कर लें, चूँकि कंप्लेनेंट हुई हैं, उन्हीं की ये शिकायत है, उन्हीं के ये इल्ज़ामात हैं। और आप अपनी स्क्रीन पर फुटेजेस भी देख सकते हैं। ये फुटेजेस अहमद साहब की हैं और आप देखें कि कितना उन पर तशद्दुद हुआ है। और वैसे भी मतलब कोई भी एक आम आदमी इस बारे में सोचे तो आप सोचें कि वो कांप जाएगा कि इतना ज़्यादा तशद्दुद उन पे हुआ है। और ना सिर्फ उन पे बल्कि उनके साथ जो उनका बेटा मौजूद था, नौजवान, उस पर भी तशद्दुद हुआ है। ओ लेवल का स्टूडेंट था उनका बेटा। और सोचें कि उस नौजवान के जहन पर क्या असर हुआ होगा इस बात का। पुलिस की जानिब से ये इस तरह का वाक़या कोई पहला वाक़या नहीं है। सिंध पुलिस की जानिब से और भी जगहों से, इलाकों से शिकायत आती हैं, लेकिन पर्टिकुलरली सिंध पुलिस की जानिब से ये जो शिकायत आई है तशद्दुद की, ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी कई शिकायत आती रही हैं। अब एक जानिब तो सिंध पुलिस के ज़ाहिर जो ईमानदार अफसर हैं, जो दयानतदार हैं, जो जिनका कैरेक्टर साफ़ है, वो चाहते हैं कि सिंध पुलिस का मोराल हाई हो और वो इसके लिए तगदो भी करते हैं, कोशिशें भी करते हैं ताकि जो आवाम के जहन में जो नेगेटिविटी है पुलिस के हवाले से वो कम से कम हो और एक रिश्ता जो है आवाम का और पुलिस का मजबूत से मजबूत तर हो जाए। लेकिन ऐसे वाक़यात जब ये सामने आते हैं तो उसके बाद आवाम और पुलिस या किसी भी महकमे के हवाले से हों तो वो दूरियां बढ़ती हैं, करीब नहीं आते एक दूसरे के हवाले से। एतमाद की जो फ़ज़ा है वो मज़ीद ख़राब होती है और एतमाद जो है वो नहीं बढ़ता है। तो इस हवाले से अहमद साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं और हम उनसे थोड़ा सा जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। जी वालेकुम सलाम। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। बस हम सिर्फ आपसे वाक़े की थोड़ी सी तफसील जितना भी आप शेयर करना चाहें। ज़ाहिर है आपके साथ एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है। आज आर्टिकल में डाउन में रिलीज हुआ है, आ गया है। मैं उसको बार बार ये सब चीज़ें रिपीट करके, मैं वैसे स्ट्रेस में हूँ, मेरी बेटी की कंडीशन है, उसकी भी चोटें आई हैं, वो भी स्ट्रेस में है और मेरी फैमिली ये सब चीज़ें देखें अफोर्ड नहीं कर सकता मैं। बस यही जो वाक़या हुआ था, ये वहाँ जो प्रोटेस्ट हो रहा था, उसके बाद वो प्रोटेस्ट ख़त्म हुआ है और मैं निकला अपने बेटे के साथ, तो वहाँ वो दोबारा वर्क हो रहा था। तो उसकी मैंने वीडियोस बनाने की कोशिश की तो पीछे से मुझ पर पुलिस ने अटैक कर दिया और मुझे और मेरे बेटे को उन्होंने मारा और फिर मुझे अरेस्ट करके और बगैर किसी वजह के फिर लॉकअप किया और दैन उसके बाद मुझे रिलीज तो कर दिया, लेकिन मेरे को चोटें इतनी आई हैं और सारा स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं जो आप लोगों ने ऑलरेडी उसमें आर्टिकल में पढ़ी हैं। जी अहमद साहब बहुत शुक्रिया, आपने ये बात हमें बताई। ये बताइए कि आप तो माशाल्लाह एक बिजनेसमैन हैं, तो हम सिर्फ आपसे ये जानना चाहते हैं कि एक आम आदमी के साथ अगर ये सब कुछ हो तो वो तो बेचारा बात भी नहीं कर सकेगा,
تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن آپ ماشاءاللہ ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، بزنس مین ہیں، آپ سوسائٹی میں ایک مقام ہے آپ کا، اور پولیس نے اس بات کا بھی کوئی لحاظ نہیں کیا اور آپ کے ساتھ جب یہ بیہیو کیا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ پولیس ڈپارٹمنٹ کے آفیشلز نے آپ سے رابطہ کیا اس حوالے سے، اس کیس کے حوالے سے؟ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے ایس ایس پی ہے، انہوں نے کانٹیکٹ بھی کیا، وہ آئے تھی، وزٹ بھی کیا انہوں نے مجھے. ان کا تھینک یو، اور انہوں نے مجھے یقین دہانی کرائی ہے کہ اس کا معاملے کی وہ اسکروٹنی کروائیں گے، کارروائی کروائیں گے، اور جو بھی سزا کا مستحق ہوگا، جو بھی ہوگا وہ کروائیں گے. وہ آج مجھ سے مل کے گئے، اسپیشلی خود ہی گھر پہ آ کے. اچھا صحیح. اور آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ ڈاکٹرز نے کیا کہا ہے کہ آپ کو مزید کیا ریسٹ کی ضرورت ہے؟ مزید دیکھیں، ٹریٹمنٹ کتنا؟ مجھے ظاہر بات ہے یہ انہوں ڈاکٹرس نے یہی کہا ہے کہ یہ جو چوٹ ہے یہ کافی سیریس ہے اور اس وقت ٹائم لگے گا، اور میں ابھی تک بیڈ پر ہی ہوں اور بس پین کلرز ہیں اور ریسٹ ہے اس کا علاج ہو. لیکن جو میں ذہنی ٹینشن ہے نا، دیکھیں اس سے بھی نہیں نکل پا رہا میں ابھی تک. اور آپ کے بیٹے کی کیا کنڈیشن ہے؟ ان کا پیر فریکچر ہو گیا تھا؟ جی ہاں، ان کا لیفٹ کی ٹانگ فریکچر ہوا ہے اور ٹیشوز بھی ڈیمیج ہوئے ہیں، بون ڈسلوکیٹ ہو گئی تھی، وہ لوکیٹ کرائی ہے. ہاتھ میں ان کے جو ہے ٹیشوز ڈیمیج ہوئے ہیں، فریکچر ہوئے ہیں، اس کے لیے بھی پٹی ہوئی ہوئی ہے ان کی، پلس ان کی گھٹنا چلا ہے اور بھی جو چوٹیں لگی ہیں. تو وہی ویری ینگ ایج ہے، اس نے یہ چیزیں نہیں دیکھی اور اس طرح سے تو وہ ابھی تک بیچارہ اسٹریس میں ہی ہے اور وہ اس چیز کو وہ نہیں کر پا رہا. بالکل صحیح بات ہے. بس آخری بات آپ سے صرف یہ جاننا چاہوں گا احمد صاحب کہ آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے، خاص طور پہ ظاہر ہے اس میں ہزاروں آفیسر ہیں اور سارے آفیسر ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن جی بہت سارے اچھے بھی ہوں گے. پولیس ایک ادارہ ہے جو عوام کی تحفظ کے لیے ہے، اور جب عوام کو ہی وہاں پہ تحفظ نہیں ملے گا اور چند وی آئی پیز اور ان کے لیے وہ ادارہ کام کرنے رہے گا تو پھر ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہماری یہاں ہے. اگر پولیس ان مسئلوں میں لگی رہے گی دوسرے لوگوں کے کام، جو وی آئی پیز کے کام کروانے کے لیے، تو جب بھی ہمارے یہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایسی ہے، بس اس کو بھی آپ پکڑیں اور بس آپ کر دیں، کوٹ دیں، مار دیں، یہ ایسا نہیں ہوتا. معاشرے کے اندر جو ہے رسپیکٹ ہوتی ہے، ہر ایک کی رسپیکٹ ہوتی ہے، چاہے میں بزنس مین ہوں یا میں جاب کرنے والا ہوتا ہے یا میں کوئی چھوٹا معمولی آدمی ہوتا ہے. رسپیکٹ ایوری ون ہے نا، ہر ایک کو اللہ نے عزت دی ہے اور ہر کی عزت کرنی چاہیے. بہت شکریہ آپ کا. احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں، اور احمد صاحب کی حالت کا آپ کو اندازہ ہو ہی رہا ہوگا کہ کس طرح سے ان کی حالت تھی. ہمارے پاس ایک ویڈیو موجود ہے جس میں ایک پولیس آفیسر جو ہے وہ تلخ کلامی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کچھ اور لوگوں سے. احمد صاحب اس میں نظر نہیں آ رہے، لیکن کچھ اور جو لوگ ہیں وہ ایک ویڈیو آپ کو دکھانا چاہتے ہیں، اور اس میں آڈیو بھی موجود ہے اور گفتگو کے ساتھ وہ ویڈیو آپ ذرا ملاحظہ کریں اور دیکھیں کہ پولیس آفیسر جو ہے وہ کیسے بیہیو کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ آپ نے مجھے پہلے تو نہیں بتایا تھا. واٹر بورڈ کا اور ان کا علاقہ کا وہ بھی سرکاری ادارہ ہے، آپ ان سے بھی وہ چیز کریں نا. ہم نے ان کو یہ کہہ رہے ہیں آپ خود ہی قانونات میں لے رہے ہیں، خود ہی اپنی مرضی کر رہے ہیں. پولیس ہم لوگ پرمٹ ہے، پرمٹ آپ نہیں ہوں گے، آپ کو تھوڑی پتہ ہے، آپ زیادہ لے رہے مجھے پتہ ہے کیا پتہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. کیا پتہ ہے سر، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بات کریں تھوڑے آپ سے بات بدتمیزی کر رہے ہیں، شادی بدتمیزی کر رہے ہیں ہمارے ایم ڈی اے سے. بات کر رہے موبائل ہے نا، وہ ایم ڈی اے کا موبائل ہے. آرام سے کھڑے ہو جاؤ، یہ بدتمیزی کر رہے ہیں سارے پولیس والے. دیکھیے یہ وہیں کا واقعہ ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر احتجاج ہوا تھا اور وہیں پہ یہ تلخ کلامی بھی ہو رہی ہے. آپ پولیس آفیسر کا رویہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مجھے پہلے بتایا تھا کہ یہ کوئی ایم پی ہیں یا کوئی اور. بھائی آپ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی بھی شہری جو بھی ہو، یہ ضروری ہے کہ کوئی بڑے عہدے پہ ہوگا تو آپ اس کے ساتھ اچھا بیہیو کریں گے، اور اگر بڑے عہدے پہ نہیں ہوگا، وہ ایک عام آدمی ہوگا، کوئی عام شہری ہوگا، تو آپ اس سے اسی طرح بدتمیزی سے بات کریں گے؟ یہ بات ضروری ہے کیا؟ تو یہ آپ نے دیکھا، یہ ویڈیو ایویڈنس بھی اس کا موجود ہے. اور اس حوالے سے ایم کیو ایم کے رہنماؤں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں بھی انہوں نے اس واقعے کی جو ہے وہ مذمت کی ہے. اس کا بھی ویڈیو کلپ ایک ہمارے پاس موجود ہے، وہ آپ کو سناتے ہیں.
और उनके बेटे को पुलिस गिरफ्तार करके लेके गई और उनके ऊपर बदतरीन टॉर्चर किया है। उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, बदतरीन टॉर्चर किया है। हम मुराद अली शाह साहब से गुजारिश करेंगे कि उन पुलिस एहलकारों के खिलाफ फौरी तौर पर एक्शन ले कि जिन्होंने ये गैर कानूनी काम किया है और इंसानियत की तौहीन की है। अगर किसी ने मुजाहरा किया है तो उसके ऊपर इतना बदतरीन टॉर्चर, उसकी तस्वीर मौजूद है कि पूरी पीठ के ऊपर निशानात मौजूद है, तो उसके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए, उनको मुअत्तल करें और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। बिजनेसमैन है उनको और उनके बेटे को पुलिस गिरफ्तार करके लेके गई और उनके ऊपर बदतरीन टॉर्चर किया है। उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, बदतरीन टॉर्चर किया है। हम मुराद अली शाह साहब से गुजारिश करेंगे कि उन पुलिस एहलकारों के खिलाफ फौरी तौर पर एक्शन ले कि जिन्होंने ये गैर कानूनी काम किया है और इंसानियत की तौहीन की है। अगर किसी ने मुजाहरा किया है तो उसके ऊपर इतना बदतरीन टॉर्चर, उसकी तस्वीर मौजूद है कि पूरी पीठ के ऊपर निशानात मौजूद है, तो उसके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए, उनको मुअत्तल करें और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। जी नाज़रीन, आपने देखा कि सियासी रहनुमा भी इस वाक़े की मज़म्मत कर रहे हैं। ये इतना अफसोसनाक और अंदोनाक वाक़ा है कि ये तो कराची जैसे बड़े शहर में ये हाल है, तो आप सोचेंगे अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में क्या हाल होगा, जहाँ लोगों की ना आवाज़ कोई सुनता है, ना ही उस पर कोई कार्रवाई होती है और ना ही उस पर कोई एक्शन होता है। इस हवाले से हमने SSP सेंट्रल जनाब मारूफ उस्मान साहब से भी रब्ता किया था और उन्होंने इस वक्त तो हमें ज्वाइन करने से माजरत की है, लेकिन इससे पहले उन्होंने बताया था कि इस वाक़े पर फौरी तौर पर कार्रवाई की गई है और जो मुतलका SHO हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है फौरी तौर पर, और जो DSP जिनके बारे में कहा जा रहा है राजपर साहब के बारे में, तो उन्हें एक्सप्लेनेशन का जो नोटिस है वो भेजा गया है। इससे पहले मैसेज आया था कि जी उन्हें शो कॉज किया गया है, लेकिन उसके बाद फिर इसकी तस्दीक आई कि नहीं, उन्हें शो कॉज नहीं, सिर्फ एक्सप्लेनेशन का लेटर गया है। तो वो अगर सीनियर अफसर हैं, DSP हैं, तो उनको सिर्फ एक्सप्लेनेशन ही देना चाहिए, क्या यही बनता है? बहरहाल ये इस पर सब लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि पुलिस के जो आला हुकाम है वो इस पर एक्शन लें, इस पर कार्रवाई करें ताकि इस तरह के वाक़यात ना हों। देखिए ना, इस तरह के ऑफिसर्स के जो जहनी हालत है उसको भी चेक करना चाहिए, उसका भी अंदाज़ा लगाना चाहिए कि क्या क्रिमिनल माइंड के लोग क्या पुलिस डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं। खुदा ना खास्ता ऐसा है कि ऐसे ऑफिसर्स को कोई तरबियत नहीं होनी चाहिए, उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए कि लोगों के साथ बिहेव कैसे करना चाहिए। बुनियादी चीज़ है कि किस तरह से बात होनी चाहिए। और ये प्रोटेस्ट कोई पुलिस डिपार्टमेंट के डायरेक्टली उनके खिलाफ भी नहीं था, एक और इदारे कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के खिलाफ ये प्रोटेस्ट था, और उस पर इस तरह का जो बिहेवियर सामने आया वो उस पर अफसोस का इजहार ही किया जा सकता है। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि सैलाब ज़दगान के लिए रिलीफ वर्क कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब बात करेंगे सैलाब ज़दगान की सूरत हाल के हवाले से। मुख्तलिफ NGOs और लोग इंडिविजुअली भी वहाँ जाकर लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा इनाम हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट का है। हेल्प की तरफ से भी बहुत ज़्यादा मदद करने की कोशिशें की जा रही हैं। अंदरूनी सिंध में भी, ख़ासतौर पर बलूचिस्तान के इलाकों में भी हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट की जो टीमें हैं वो वहाँ मुस्तकिल जा रही हैं, और हेल्प इंटरनेशनल ट्रस्ट की तरफ से वहाँ पर किचन भी कायम किया गया है, जहाँ पर खाना वहीं का वहीं तैयार किया जा रहा है और वहाँ से तैयार करके फिर मुतासरीन में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। और उसके साथ साथ मेडिकल कैंप्स भी ऑर्गेनाइज़ किए गए हैं, और भी जो इमदादी अशिया हैं, चीज़ें हैं वहाँ पर, वो भी फराम करने की कोशिशें की जा रही हैं। इस वक्त स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सैयद मोहम्मद ज़ीशान ने, जो कि हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रस्ट को। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर ज़ीशान साहब, हमारे साथ मौजूद रहे हैं। थोड़ी तफसील बताइए कि हेल्प ट्रस्ट जो है कहाँ कहाँ किन किन इलाकों में काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमें मौका दिया इस आवाज़ को बुलंद करने का अपनी। हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट ने जैसे ये फ्लड की एक्टिविटीज़ स्टार्ट हुई हैं, तो डे वन से हमारी कोशिश ये थी कि उन एरियाज़ में जाया जाए जहाँ कोई और नहीं पहुँच पा रहा है, क्योंकि जो शुरू के एरियाज़ हैं वहाँ तो हर कोई पहुँच जाता है, इतना आसान होता है। फिर दूसरी चीज़ जो हमने फोकस की वो है मेडिकल कैंप्स, क्योंकि इस पे हमारा फुटे है और हर ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी NGOs हैं वो मेडिकल कैंप पे काम नहीं कर सकती हैं। तो हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट अब तक तकरीबन कोई 6 या 7 एरियाज़ के अंदर मेडिकल कैंप कर चुकी है, जिसमें बलूचिस्तान भी शामिल है। हमने अपने 2 कैंप बलूचिस्तान में किए हैं। इसके साथ साथ जो है सिंध के जो एरियाज़ हैं, जो रूरल एरियाज़ है बिल्कुल, जिसमें मैं अगर कहूँ कि खैरपुर डिस्ट्रिक्ट है, नौशेरो फिरोज़ डिस्ट्रिक्ट है। खैरपुर डिस्ट्रिक्ट में हम गए थे करुंडी में, एक गाँव है, देहात है, वहाँ की जो सूरत हाल है वो मैं डिस्कस करता हूँ अभी आपके साथ। इसी तरह से अगर मैं आपको बात करूं कि नौशेरो फिरोज़ डिस्ट्रिक्ट की, तो वहाँ पर भी यही सूरत हाल थी। और ऐसे एरियाज़ में हम जहाँ गए हैं कि वहाँ हज़ार लोगों को हमने ट्रीटमेंट दी है, और जो सूरत हाल है उसमें डेंगी है बहुत ज़्यादा लोगों को, फीवर, हाई ग्रेड फीवर, मलेरिया, फंगल इन्फेक्शंस, ये सारी डिजीज़ बहुत ज़्यादा बुरी सूरत हाल है। अच्छा, तो ये बताइए कि कितने लोगों की टीम आपकी गई थी और कितने दिन का आपने कैंप वहाँ लगाया था, कितने पेशेंट्स को आप लोगों ने देखा होगा ऑलमोस्ट?
देखें, हम लोग तकरीबन कोई 40 के करीब लोग गए थे, क्योंकि हमारा प्लान ये था कि हम 5 कैंप्स करके आएंगे अंदरूनी सिंध में। ये रिसेंट कैंप की बात कर रहा हूँ जो हम गए थे। हम यहाँ से निकले हैं सैटरडे इवनिंग 6 बजे हम निकले हैं। रास्तों का हाल ऐसा था कि 6 घंटे का सफ़र कोई 13 घंटे में कवर हुआ है, और एक चीज़, रास्ता खुला हुआ है, उस रास्ते पे हमें जाने नहीं दिया गया। अच्छा, वहाँ से हमें रिवर्ट कराया गया ये कह के कि नहीं आगे पानी है। दूसरी तरफ डाइवर्ट किया गया ऐसे रास्ते पे जहाँ पानी था। हम पूरी रात घूमते रहे उन रास्तों पे। देन फिर अर्ली मॉर्निंग फजर में नमाज़ पढ़ के ये दुआ की कि अल्लाह मदद के लिए निकले, कोई रास्ता मिल जाए। तो फिर उसी रास्ते से जैसे हमें रिवर्ट किया गया था वहीं से हमें रास्ता मिला, और तकरीबन कोई 13 या 14 घंटे के बाद हम अर्ली मॉर्निंग वहाँ पहुँचे जहाँ हमें रात को पहुँचना था। अच्छा। बिल्कुल। तो वहाँ जाके फिर क्या सूरत हाल था? वहाँ जाके सूरत हाल इस तरह से थी कि क्योंकि हम ऑलरेडी लेट थे, हम अपने प्लान से बहुत ज़्यादा डेविएट कर चुके थे। 2 हमारे पास ऑप्शन थे, या तो हम अपने कैंप्स कम कर दें, थोड़ा रेस्ट कर लें, फिर कैंप स्टार्ट करें, या हम डायरेक्टली कैंप के ऊपर काम करें। तो जब हम अपनी लोकेशन पे पहुँचे तो हमें इस बात को हमने अंदाज़ा लगाया कि हमें कैंप्स के ऊपर फोकस करना चाहिए जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं। और वहाँ पर तकरीबन जो पर कैंप की मैं बात करूँ, क्योंकि हमने डिफरेंट टीम्स डिफरेंट एरियाज़ में, क्योंकि ऐसा नहीं था कि चारों कैंप एक साथ हैं, अलग अलग एरियाज़ थे। जो हमारी वैन थी उसने पहले एक टीम को ड्रॉप किया है, फिर दूसरी टीम को ड्रॉप किया है। तो इस तरह से था ये। तो वहाँ जो पेशेंट्स हैं कितने आप लोगों ने अटेंड किए होंगे वहाँ? तकरीबन 5000 के करीब 5 कैंप में किए। हर कैंप में, एक कैंप में 2000 थे, एक कैंप में अप्रॉक्स 1500, और एक कैंप में इसी तरह से 1600। जब आप गुजरे, जिन रास्तों से आप गुजरे, वहाँ की सूरत हाल क्या थी? वहाँ आपको लग रहा था कि वहाँ रिलीफ की एक्टिविटीज़ हो रही हैं या लोगों तक मदद नहीं पहुँच रही थी? कुछ एरियाज़ में है, कुछ एरियाज़ में नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि एक रास्ते पे हम ऐसे गए जहाँ बंद थी ट्रैफिक, आगे रास्ता बंद था, तो वहाँ तो लोग सड़कों पे बेचारे सो रहे थे रात के वक्त अंधेरे में। इतने मच्छर, डेंगू पीक पर है, इस सूरत हाल में लोग सड़कों पे सो रहे थे, और ना कोई कैंप था उनके पास। आई डोंट थिंक कि उनके पास कोई खाने की चीज़ें होंगी। जो हमारे पास अपने, हम खाने का सामान और राशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो हमने उसी एरियाज़ में रास्ते में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो आपके ख्याल में हेल्थ के हवाले से क्या चैलेंजेस हैं वहाँ पे जो आपने देखा? सबसे बड़ा चैलेंज कि वहाँ मेडिकेशंस अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स हम कराची से लेके गए थे। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी। मैं आपके तवज्जुह से, आपके प्लेटफॉर्म से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हम कल बलूचिस्तान के लिए निकल रहे हैं, और बलूचिस्तान में हमने तकरीबन कोई 5 कैंप्स करने जो कि सोबतपुर में हैं और दूसरे एरियाज़ में है। लेकिन वहाँ के लिए अभी तक हम डॉक्टर्स को अरेंज कर रहे हैं, क्योंकि उन एरियाज़ में डॉक्टर्स जाने के लिए भी कम हैं, विलिंग हैं, लेकिन कम विलिंग है। फीमेल्स की भी एक रिस्ट्रिक्शन आती है। तो ये रिक्वेस्ट आपके जितने भी लोग देख रहे हैं, जो डॉक्टर्स हमारे साथ जा सकते हैं वो जाएं प्लीज़, ताकि जो है हम वहाँ पे एक अच्छी तरह से एग्जीक्यूट, क्योंकि एक बंदा कुछ नहीं कर सकता। आपकी टीम में कितने लोग शामिल थे, और क्या फीमेल भी उसमें शामिल थी, जो कि वहाँ एक बड़ी तादाद ख़वातीन की भी और बच्चों की भी होगी, तो उस हवाले से भी बताइए ज़रा। जी बिल्कुल, हमारी टीम में तकरीबन कोई 40 के करीब लोग थे, और जो इनको डिवाइड किया गया था, क्योंकि हमने 4 कैंप लगाने थे, हर कैंप की 10 पर्सन्स थे, जिसमें 3 डॉक्टर हर कैंप पे थे, 3 फार्मासिस्ट थे। ये हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट की स्पेशलिटी है कि हम कोई भी मेडिकल कैंप लगाते हैं तो उसमें डॉक्टर्स भी होते हैं हमारे साथ, और मेडिसिन की डिस्पेंसिंग के लिए फार्मासिस्ट भी होते हैं, फिर लॉजिस्टिक्स के लोग होते हैं। इसी तरह से 3 से 4 हमारे पास लॉजिस्टिक्स के लोग थे। अच्छा, तो बाकी और NGOs या इदारों को भी आपने वहाँ देखा काम करते हुए, या गवर्नमेंट साइड के लोग वहाँ? जिन एरियाज़ में हमने काम किया वहाँ हमने ना तो कोई गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव देखा, ना ही कोई जिसे कहते हैं कि किसी और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लोग देखे। मैंने वहाँ के लोगों से ये बात पूछी भी कि क्या यहाँ पे किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लोग आए। अब तक तो मुझे नहीं पता चला कि वहाँ पे कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लोग आए थे उस एरिया के अंदर। ये बहुत काफ़ी बैक एंड पे था वो एरिया। तो अब आप लोगों का क्या प्लान है? जिन एरियाज़ में आप गए थे, क्या वहीं उन्हीं एरियाज़ में दोबारा आपका जाने का प्लान है, या फिर डिफरेंट एरियाज़? थोड़े अरसे के बाद शायद जाएं उन एरियाज़ में, लेकिन अभी तो हम नए एरियाज़ में जाएंगे, क्योंकि जो बलूचिस्तान की जो पट्टी है कि हमारे पास मुसलसल मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि जब आप काम करते हैं लोग कनेक्ट हो जाते हैं, मुसलसल मैसेजेस आ रहे हैं कि इन एरियाज़ में काम करने से। मैंने अभी पहले भी नाम लिया, सोबतपुर, डेरा लयार और डेरा मुराद जमाली, ये वो एरियाज़ हैं जो हमने अभी प्लॉट किए हैं, और हम इंशाल्लाह सैटरडे मॉर्निंग से वहाँ पे कैंप करेंगे। साथ साथ मेडिकल कैंप है, फिर खेमा बस्ती भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आर्धी खेमा बस्ती बनाएं, और किचन के काम भी वहाँ पे करें। बलूचिस्तान में? बलूचिस्तान, बिल्कुल बलूचिस्तान। और अंदरूनी सिंध में खेमा बस्ती आप लोगों ने वहाँ भी है? अंदरूनी सिंध में खीपरों में हमने बनाई है तकरीबन 50 टेंट की एक खेमा बस्ती बनाई है, जिसके अंदर आर्जी कैंप है, जिसमें लोग रह रहे हैं। तकरीबन इस 50 के अंदर हमारी अपनी कैलकुलेशन है 200 के करीब लोग रह सकते हैं। और वहीं पे उसी के नियर बाय एक किचन इस्टेब्लिश किया हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट, जिसमें अगले 20 दिन तक खाना पकेगा। उस बस्ती के लोगों को भी मिलेगा जो हमने आर्जी की है, और साथ साथ जो सराउंडिंग के गांव देहात हैं उन लोगों को जिनको ज़रूरत है, जो इस फ्लड से अफेक्टेड हुए हैं, उनको भी मिलेगा। अच्छा,
تو وہاں اور کس طرح کی آپ نے ڈسٹریبیوشن کی ہے, کن آئٹمس کی ہے؟ جیسے دیکھیں, کچن آپ نے وہیں بنا دیا تو 3 ٹائم کا وہاں کھانا مل رہا ہے؟ بالکل 3 ٹائم کا کھانا وہاں ملے گا. اس کے علاوہ جو ہے ہم کھانے کا سامان بھی ہمارے پاس ہوتا ہے, پھر کپڑے سب سے اہم چیز, پھر ماسکیٹو ریپیلنٹس, کیونکہ ڈینگی پیک پر ہے, ملیریا, کیونکہ میں نے جتنے بھی کیسز وہاں پہ دیکھے ہیں وہ ملیریا بہت زیادہ ہائی گریڈ فیور کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں. ہم نے یہ چیزیں ڈسٹریبیوٹ کی. جو غذائی اجناس ہیں, ملٹی وائٹامنس ہیں, فنگل انفیکشنس کی جو کریم ہے وہ بہت, فنگل انفیکشنس بے انتہا ہیں, بے انتہا ہیں, کیونکہ سیلاب کے اندر اس کی وجہ سے ایک تو صفائی کا انتظام صحیح سے نہیں ہو پا رہا ہے, پھر پاؤں میں پھوڑے بھی ہم نے دیکھے ہیں لوگوں کے. تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ کی ہیں. چیزیں اچھی نہیں ہیں, بتانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے ایسی چیزوں کو, لیکن کرنا ہے ہم سب نے مل کے اس مسئلے کا حل. تو یہ بتائیے کہ ڈینگی تو شہر میں بھی ظاہر مسئلہ ہے, یہاں پر ڈینگی ملیریا وغیرہ کے بھی کیسز اس طرف آتے ہیں, تو یہ زیادہ مچھروں وغیرہ کی پوزیشن سب سے زیادہ خراب ہے, وہاں کن کن چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے؟ مچھروں کی پوزیشن ایسے ہے کہ جیسے یہاں کی مکھی ہے وہاں کا مچھر ہے, اس سائز کے ہیں, اور اتنی رفتار, اتنی جسے کہتے ہیں نا اس کی انٹینسٹی ہوتی ہے کہ آپ 1-2 منٹ تک تو بیٹھ نہیں سکتے, اتنے زیادہ مچھر ہیں. آپ سڑک پہ اگر نکل گئے رات کے وقت, جیسے مجھے بہت ساری جگہوں پہ ہم اسٹک ہوئے روڈ پہ, تو جب ہم اتریں تو جب ہم واپس گھستے ہیں تو ہمارا برا حال ہوتا ہے. یہ اس طرح کی سچویشن تھی, تو وہ لوگوں کو داد دینی چاہیے جو وہاں رہ رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو. اچھا یہ بتائیے کہ وہاں پہ حاملہ خواتین کی کیا صورت ہے؟ حاملہ خواتین کی صورتحال بالکل ہماری لیڈی ڈاکٹرز نے ان کو چیک اپ کیا ہے, اور زیادہ تر کے اندر جو ہے آئرن ڈیفیشنسی نوٹڈ ہوئی ہے, اور ان کو ہم نے آئرن ڈیفیشنسی کے لیے آئرن سپلیمنٹس دیے ہیں. اور کوئی اس دوران میں کوئی ڈیلیوریز وغیرہ وہاں ہوئی ہیں, کوئی نیو بورن؟ اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس بات کی کوئی انفارمیشن نہیں. اور بچے جو ہیں, بچوں کی کیا حالت تھی وہاں؟ بچوں کی حالت یہ ہے کہ پاؤں میں چپلیں نہیں ہیں, اور اس کی وجہ سے جو پاؤں کے انفیکشنز ہیں وہ بہت زیادہ بڑے ہوئے ہیں, اور زیادہ تر بچوں کو جو ہے بخار, ملیریا, یعنی ہائی گریڈ فیور کے ساتھ بچے آ رہے ہیں, اور ان کا ایک ہی کمپلین ہوتی ہے کہ جو ہے نا ماتھے میں سور تھی بھائی, کھنگ, تپ, یہ 3 کمپلینز ہوتی ہیں ان بچوں کی. اور کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ میں نے تو ایسے بچے بھی دیکھے ان کے چہرے پہ بڑے بڑے پھوڑے ہیں. کوشش کریے اپنے حصے کا کام کرنے کی. لیٹس سی. اسکن کے مسائل بے انتہا ہیں, بے انتہا, کیونکہ فلڈ ہے, گندگی ہے, تو اس کی وجہ سے صفائی نہیں ہو پا رہی ہے, تو اسکن کے مسائل آلریڈی, پھر دیہات ہے تو یہ آلریڈی ایگزسٹ کر رہے ہیں. وہاں کوئی اسنیک بائٹ یا اس طرح کے بھی کیسز رپورٹ؟ جی بالکل اسنیک بائٹ کے اچھے خاصے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. اور آپ لوگوں کے پاس کچھ تھا اس کا حل, ٹریٹمنٹ یا وہاں کے قریب کی ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ پورے پاکستان میں اس وقت جو ہے ویکسین جو ہے کوئی اینٹی وینم بنانے والے ادارے ایس سچ نہیں ہے. ایک ادارہ ہے ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز, اس کی پروڈکٹ کی رجسٹریشن ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کے پاس ہے پینڈنگ میں. لیٹس سی کب تک ہوتی ہے, دین دے کین ڈیلیور دا اینٹی اسنیک. تو وہاں اس طرح کیسز جو آ رہے تھے تو پھر کیا کر رہے تھے وہاں؟ اس کے لیے جو امپورٹ کی جاتی ہیں میڈیکیشنز, امپورٹ اینٹی اسنیک وینم کیا جاتا ہے, لیکن وہ بھی شہروں کی حد تک ہوتا ہے. ان کو جو شہر کے بڑے ہسپتال ہیں ان وہیں ریفر کیا جاتا ہے. میں نے اس چیز کو اب تک کے کیمپس میں یہ آبزرو نہیں کیا کہ وہاں پر کوئی اس طرح کی کوئی ٹریٹمنٹ دی جائے. یہ بتائیے کہ آپ کو ظاہر بہت سارے لوگ سن رہے ہوں گے, سیلاب زدگان بھی آپ کو سن رہے ہوں گے, تو ان کے لیے کوئی ٹپس آپ بتا دیں کہ ان کو کیا احتیاط کرنی چاہیے سارے سرکمسٹانسز میں؟ ظاہر اب ریسورسز تو وہی ہیں ان کے پاس جو ہیں. دیکھیں میں اب وہاں پہ جو لوگ تھے ان کو بھی میں نے یہی بات کی ہے کہ صفائی کا تھوڑا خیال رکھیں. گرم پانی کے اندر اپنے پاؤں کو دھوئیں, نیم گرم پانی کے اندر پاؤں کو دھوئیں اپنے, اور صاف کپڑے سے خشک کریں, کیونکہ جو پاؤں کا انفیکشن ہے وہ بہت زیادہ آ رہا ہے. اس کو جتنا حد تک ممکن ہے وہ کریں. مچھردانی کا استعمال کریں. ہماری جتنی بھی NGOs ہیں, ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ بھی, تمام NGOs جو کام کر رہی ہیں وہ اس چیز کو انشور کر رہی ہیں کہ جو ان کو سامان دیا جائے اس کے اندر ان کو مچھردانی دی جائے, اور ماسکیٹو ریپیلنٹس دیے جائیں, اور کوائلس دیے جائیں, تاکہ جو ہے اس سے بچا جاتا ہے. کیونکہ مچھر اس وقت جو ہے نا ماسکیٹوز یہ صرف ملیریا کاز نہیں کر رہے ہیں, ڈینگی کاز کر رہے ہیں. اور اس لیول کے اوپر یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ان کے پلیٹلیٹس کاؤنٹ کیا ہیں, ان کی ٹیسٹ آئیڈینٹیفائی کرنا, اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. یا تو ان کو شہروں میں لے کے آیا جائے گا, وہ بھی بیچ میں اتنا بڑا گیپ ہے, چلیں ٹیمز گئی ہوئی ہیں وہ تو کام کر سکتی ہیں, جو نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا وہاں پہ. اور آخری آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ وہاں پہ لیبس تو نہیں ہوں گی ظاہر ہے, تو پھر اس کی کمی کیسے پوری کی ہوگی؟ اس کی آپ نے کیسے پوری کی اور باقی لوگ کیسے کر رہے تھے؟ اس کی کمی دیکھیں, جب میں ابھی سندھ کے کیمپ میں گیا تو مجھے یہ چیز ریئلائز ہوئی کہ یہ ایشو آ رہا ہے, کیونکہ اس وقت ہمارے پاس ایسی کوئی ڈیوائسز یا کٹس نہیں تھیں. تو میں نے آج ہی اپنی ٹیم سے یہ ڈسکس کیا ہے. سمجھے میں راستے میں تھا ابھی, تو میری ٹیم سے میری کرسپونڈنس چل رہی تھی, تو ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ ہم اس دفعہ ہم ICT ملیریا کی کٹس لے کے جا رہے ہیں, ICT ڈینگی کی کٹس لے کے جا رہے ہیں, تاکہ ڈینگی اور ملیریا کا پیشنٹ اوور لیپ نہ ہو, اور اس کو رول آؤٹ کر کے ملیریا والوں کو آپ جو ہے اینٹی ملیریا ڈرگس دیں اور ان کا ٹریٹمنٹ انیشیٹ کرتے ہیں. جو ڈینگی ہیں اگرچہ ان کو آپ کو لگتا ہے کہ ہائی گریڈ فیور 4-5 دن سے چل رہا ہے, تو پھر ان کو ہاسپٹلس کے اندر شفٹ کریں. ایک اور چیز ہم نے پلان کی ہے, دعا کریں گے, آپ سب تمام لوگوں کے توسط سے ریکویسٹ بھی کریں گے. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک موبائل لیب اسٹیبلش کر دیں, جس میں ایٹ لیسٹ
ایک CBC ہوتا ہے. CBC ایک ایسا ٹیسٹ ہے جس سے آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اس کی باڈی میں اس وقت کیا چل رہا ہے. پلیٹلیٹ کاؤنٹس کیونکہ ڈینگی کا ایک مین انڈیکیٹر ہے, وہ پتہ چل جائیں گے. آپ نے ڈینگی ڈائگنوز بھی کر لیا تو آپ یہ پتہ نہیں لگائیں گے کہ اس کو ابھی ہاسپٹل کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. تو اگرچہ ہمیں وہ اکوپمنٹ مل جائے, میں آج ریکویسٹ یہاں سے جانے کے بعد میرا پلان ہے, میں نے ٹیم کو کمیونیکیٹ یہ بات کر دی ہے کہ ہم یہ ریکویسٹ ان کو بھیجیں گے اس آرگنائزیشن کو جو یہ ٹیسٹ کی اکوپمنٹ ہے, یہ ہمیں ڈونیٹ کر دیں, کچھ عرصے کے لیے رینٹل پہ دے دیں. ہم اکوپمنٹ کی جو ریجنٹ کی کاسٹ ہے وہ ہم خود بیئر کریں گے انشاءاللہ, اور اپنے ڈونر سے بھی ریکویسٹ کریں گے اور اس کو اس طرح سے کریں گے ایگزیکیوٹ. لاسٹ میسج کیا دیں؟ لاسٹ میسج, جو لوگ جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں سب اپنے اپنے حصے کا کام کریں. کوئی چھوٹا کام نہیں کر رہا, کوئی بڑا کام نہیں کر رہا. ہم سب نے مل کے اس مشکل سے, اس تکلیف سے نکلنا ہے. اینڈ بس یہی ہے, پاکستان زندہ باد ہی کہیں گے, کیونکہ ہم نے سب نے مل کے اپنے بھائیوں اور بہنوں کی مدد کرنی ہے. کسی کو برا نہیں کہنا ہے, سب کے ساتھ سب کو اپریشیٹ کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر ذیشان صاحب, Thank you. آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں اور ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, اور انہوں نے اپنے تجربات بھی شیئر کیے ہیں, بہت سارے ٹپس بھی دی ہیں جو آپ کے لیے کارآمد ہو سکتی ہیں. اور دیگر NGOs جو پلان کر رہی ہیں یا انڈیویجول جو پلان کر رہے ہیں وہاں ان ایریاز میں جانے کے لیے, تو میرے خیال میں ان کے لیے بھی یہ باتیں جو ہیں وہ مفید ثابت ہوں گی. ناظرین, یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, اور اب بات کریں گے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہونے والے ایک واقعے کی. شہید بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی میں احتجاج کیا اسٹوڈنٹس نے, اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کے خلاف یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے ایک مقدمہ درج کرا دیا گیا جس میں متعدد اسٹوڈنٹس کو نامزد کیا گیا, اور اس کے بعد کچھ اسٹوڈنٹس کو پولیس نے گرفتار بھی کر لیا. اس واقعے کے خلاف اسٹوڈنٹس کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے, اور آج بھی وہاں پر احتجاج ہوا ہے. ہم اس حوالے سے بات کریں گے. ہمیں ٹیلی فون لائن پر وہیں یونیورسٹی کے ہی ایک فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ ہمیں جوائن کریں گے, اور تھوڑی دیر میں ہمیں ابھی جوائن کر لیتے ہیں, تو ہم ان سے مزید اس واقعے کی تفصیلات جانیں گے. عمران بریرو صاحب ہمیں جوائن کریں گے, اور وہ جنرل سیکریٹری ہیں پروگریسو اسٹوڈنٹس فیڈریشن سندھ کے, اور فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں میڈیکل کے. یہ سارے بچے جو ہیں وہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں, مستقبل کے ڈاکٹرز ہیں, نوجوان لڑکے ہیں, اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ یونیورسٹی میں سہولتیں نہ ہونے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے, اور ان کے ساتھ ان کی اور بھی ڈیمانڈز تھیں جو کہ وہیں یونیورسٹی سے متعلق تھیں اور وہیں ان کی اسٹڈی سے متعلق تھیں. لیکن جب انہوں نے احتجاج کیا وہاں پر, تو یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے ایک کارروائی کرتے ہوئے انتقامی کارروائی کی گئی, اور ان کے خلاف باقاعدہ FIR درج کرا دی گئی. تو ان بچوں کا مستقبل بھی داؤ پر لگا دیا گیا یونیورسٹی کی جانب سے, اور اس FIR میں بہت سارے بچوں کو نامزد کیا گیا, اور ابھی یہ اطلاعات ہیں کہ کچھ بچوں کو گرفتار بھی کیا گیا. عمران بریرو صاحب نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کر لیا ہے, ہم ان سے مزید جانتے ہیں. السلام علیکم عمران صاحب. وعلیکم السلام سر. عمران صاحب بتائیے کیا واقعہ ہوا تھا, بات شروع کہاں سے ہوئی, بگڑی کہاں پہ بات؟ سر سب سے پہلے جو اس بات کا معاملہ ہے وہ اس لیے میں کچھ تفصیل میں جانا چاہوں گا. ایک تو ہم فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں, تو ہمارا جو فائنل ایئر کا سیشن اسٹارٹ ہوا تھا وہ 1 مارچ سے ہوا تھا. تو جنوری اور فیبروری جو ہوتے ہیں وہ پہلے تو سیشن اسٹارٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے نا وہ منتھس ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ ہمارا سیشن لیٹلی اسٹارٹ ہوا, اور دوسری بات کہ 1 جون سے ہماری جو ہے نا ویکیشن شروع ہوئی تھی. 1 جون سے لے کر آج تک ہماری جو ہے نا وہ ویکیشن چل رہی ہے, اور اس دوران ریپیئرمنٹ کا نام لے کر جو ہے نا انہوں نے ہر 15 دن کے بعد جو ہے نا ویکیشن ہماری ایکسٹینڈ کر دی, وداؤٹ ہمارے جو اکیڈمک سیشن اس کا لاس ہونے کو مد نظر رکھنے کے باوجود جو ہے نا انہوں نے دن بہ دن جو ہے نا ویکیشن کو ایکسٹینڈ کر دیا. عمران صاحب آپ کا سیشن شروع ہی نہیں ہوا؟ ایگزیکٹلی ہمارا سیشن جو اسٹارٹ ہوا تھا وہ ہوا تھا 1 مارچ کو, تو 3 منتھ کے لیے ہمارے کلاسز چلے. اس کے بعد جو ہے نا وہ ویکیشن اسٹارٹ ہو گئی 1 جون سے, جو آج تک چل رہی ہے. اور اب مسئلہ کہاں سے شروع ہوا کہ مسئلہ یہاں سے شروع ہوا کہ جیسے ہی یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن نے یونیورسٹی کو اوپن کرنے کی بات کی, تو اس دن سارے کے سارے بچے جو تھے وہ یہاں پہ آ گئے یونیورسٹی میں. تو اسی دن ہی مونسون کی جو ہے نا بارشیں شروع ہو گئی. تو ابھی اسٹوڈنٹس جو تھے نا وہ کوئی اوورسیز کے افغانستان سے آیا تھا, کوئی KPK سے, کوئی کوئی کشمیر سے, کوئی گلگت بلتستان سے, اور کافی اسٹوڈنٹس جو تھے وہ سندھ کے برسات متاثرین کے علاقے سے تھے. تو اس وجہ سے مونسون کے بعد جو ہے نا جیسے ہی ویکیشن ہو گئی تو سارے کے سارے باقی بندے تو واپس چلے گئے, لیکن یہ بندے کہاں جائیں جو اتنے دور کے علاقے سے تھے, جو افغانستان سے تھے, وہ واپس کیسے جائیں, اور جو سندھ میں جو فلڈ افیکٹڈ ایریاز سے تھے وہ واپس کیسے جائیں. تو انہوں نے یہی فیصلہ لیا کہ ہم یونیورسٹی میں سیف محسوس کریں, تو اس لیے ہم یونیورسٹی میں ہی ٹھہرتے ہیں. اس دوران یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن نے کوآپریشن کرنے کے بجائے بجلی کاٹ دی اور پانی کی فراہمی کو کاٹ دیا. تو اس وجہ سے پھر بھی شاگردوں نے اور اسٹوڈنٹس نے, طالب علموں نے یہ سمجھا کہ چلو ٹھیک ہے, بارش کی موسم چل رہی ہے, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہو جاتا ہے. لیکن اس
पूरे मानसून के मौसम के दौरान एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में जो थी ना वो सारी लाइट सारा पानी का मामला चल रहा था, लेकिन वो जो फराहमी काटी गई वो सिर्फ और सिर्फ हमारी हासिल से काटी गई। फिर भी हमने इस बात को जो है ना अच्छा, वो ये बच्चों को ये बात बात बाद में पता चली इमरान साहब, बच्चों को बाद में पता चला कि सिर्फ उनके ब्लॉक की बिजली कट गई या पानी कट गया? जी एग्जैक्टली, वो हमें उस दिन के 2-3 बाद ही पता चला ना, जैसे हम उससे रास्ते से गुजर लेते हैं ना, क्योंकि वीसी सेक्रेटरी और एकेडमिक ब्लॉक हमारी हासिल के करीब ही है। तो हम जैसे ही उससे गुजरते थे तो वो सारी उनकी जो है ना एकेडमिक ब्लॉक की जो लाइट है वो चल रही थी और वीसी सेक्रेटरी की जो ना वो लाइट चल रही थी, तो हमारी लाइट और जो ना वो पानी कटा गया। तो इसलिए हमने फिर भी सोचा कि चलो खैर बारिश के मौसम में। और उसके बाद मसला ये हुआ कि जैसे ही लाड़काना में मानसून की मौसम खत्म हो गई और नॉर्मल रूटीन पे जो सारा मामला आ गया, तो उसके बाद हमने यही कहा कि अभी तो नॉर्मल रूटीन हो गई है और सारा मामला खत्म हो चुका है और सूरज भी अब निकल चुका है और अब सारे मामला और डेली रूटीन की जो भी एक्टिविटीज है वो तो बिल्कुल भी वो उसी तरह से जो है ना वापस आ गई है। तो इमरान साहब ये बताएं कि कितने दिन ये पानी और बिजली ये सब बंद रहा? सर ये मानसून की जो बारिशें थी उनसे लेकर आज तक ये बंद था। इस बीच में कभी कभी एक दिन के लिए, कभी कभी 2 दिन के लिए ये बिजली और पानी जो है ना वो दे रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर भी उनकी वही तो जो है ना यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने बच्चों को इंसान नहीं समझा? वो उनकी जरूरियात नहीं थी, वो जरूरियत कैसे पूरी करते? सर वही बात ना, हमें नहाने के लिए पानी नहीं था। 3 दिन 4 दिन हम नहाते भी नहीं थे। हम वॉशरूम के लिए भी किसी बाहर जगह किसी होटल पे चले जाते थे। इस हालात में जब हम सारे के सारे फ्लड इफेक्टीज हैं, उसमें बजाय यूनिवर्सिटी को हमसे कोऑपरेट करने के उनने भी हम पे जो है ना इतना बड़ा जुल्म किया। और उसके बाद हम मजबूरन हमने एक जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेटर से राब्ता किया, प्रिंसिपल से लेकर रजिस्ट्रार तक, रजिस्ट्रार से लेकर वाइस चांसलर तक, लेकिन किसी ने भी हमें जो है ना वो रिस्पांस नहीं दिया। उस बात को देखकर हमने जो है ना ये चॉइस किया कि हम प्रोटेस्ट ही करें और कोई तो हमारे लिए ऑप्शन था ही नहीं अभी। तो इमरान साहब ये बताएं कि इंतजामिया में क्या सारे लोग इतने सफाक हो सकते हैं, इतने जालिम हो सकते हैं? मतलब कोई भी आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था? सर यहाँ पे मसला ये है कि यूनिवर्सिटी में जो मामला चल रहे हैं ना वो ये है कि सारी की सारी यूनिवर्सिटी की जो चार्जेस, जो मामला, जो हर एक अमल है ना वो वाइस चांसलर के हाथ में है। अच्छा, कोई भी बंदा फुल फ्लेज नहीं, कोई भी बंदा फ्री हैंड नहीं कि वो अपने हिस्से का, प्रिंसिपल को जो भी ड्यूटीज हैं उनका जो भी काम है ना वो तब तक नहीं करेंगे जब तक उनको वाइस चांसलर से इजाजत नहीं मिलेंगी। डिप्टी प्रोवोस्ट हैं वो तब तक कोई काम नहीं करेंगे जब तक उनको वाइस चांसलर जो है ना वो इजाजत नहीं मिलेंगी। और तो वाइस चांसलर जो है वो डॉक्टर अनीला अताउर रहमान साहब हैं। एग्जैक्टली, हैरत की बात कि वो जो है ना ब्रिटिश पीएचडी होल्डर हैं। तो कभी कभी हम यही बात करते हैं कि भाई आप तो इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, आप तो इतनी, तो फिर बाहर से पढ़ लिख के उन्होंने क्या सीखा वहां से? फिर वही बात ना, इनसे अलावा काफी मसले सारे जो है ना किसी भी किस्म की इन्होंने हमारे साथ स्टूडेंट्स के साथ जो है ना वो कॉपरेशन नहीं की। और इसी दौर में पूरे टांका की तारीख में जो है ना इतना बदतरीन दौर कभी भी टांका मेडिकल कॉलेज से ऊपर नहीं आया जितना इस वाइस चांसलर के जमाने में आया है। 3 लाश मिले हमें जो है ना इस वाइस चांसलर के टेन्योर में। अभी उसका जो है ना 10 दिन के बाद टेन्योर कंप्लीट होने वाला है और आखिरी वक्त में जाने के बाद भी जो है ना उनने ये मसला कर दिया कि 7 शागिर्दों को जो है ना वो जेल भेज दिया और 11 बंदों पे जो है ना हमारे पे वो जो है ना एफआईआर कर दी इन्होंने। तो 11 स्टूडेंट्स पे एफआईआर हुई है? जी एग्जैक्टली, इस वक्त जो है ना 11 बंदों पे एफआईआर है और 7 हमारे साथी जो है ना वो 3 दिन से। तो आप ये बताएं कि आपने सहूलतें ना होने की वजह से जब एहतजाज किया तो फिर एफआईआर कटा दी उन्होंने? जी, इन्होंने ऐसे किया कि जैसे ही हम वहां पे खड़े थे, वहां इंचार्ज में खड़े थे, तो इनका बंदा एक जो है ना वो सिक्योरिटी इंचार्ज आया, उससे हमारी जो है ना बातचीत हुई थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। हमने प्रोटेस्ट 1 घंटा 1.5 घंटे के बाद जो है ना वो खत्म कर लिया। इसके बाद ऐसे हुआ कि सुबह को पुलिस आई, सबसे पहले पुलिस आई, पुलिस ने हमारे बंदों को उठा के वो थाने लेकर चले गए और वहां पे जो है ना इन्होंने दूसरे दिन बंदों को थाने में रखकर 11 शागिर्दों पे जो है ना वहां पे उन्होंने जो है ना वो एफआईआर जो है वो चार्ज कर दी। अच्छा जी सही, तो फिर उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या किया? फिर एहतजाज अब दोबारा शुरू हो गया? जी एग्जैक्टली, अभी तो हमारे साथ मामला ये है कि हमने कोशिश की कि हम यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत करें, लेकिन बातचीत इतनी बड़ी है और हमने जो है ना एसएसपी तक पहुंचने की बात की है तो वो एसएसपी बता देखो ये बहुत सीक्रेट बात है कि हम आपको यही भी बता रहे हैं कि जब हमने एसएसपी तक जो है ना वो अप्रोच की तो एसएसपी ने किसी एक सीक्रेट ये बात है कि उन्होंने जो है ना ये बात हमें बताई कि वाइस चांसलर ने मुझे आईजी की जो वाइफ है उससे जो है ना वो कॉल करवा के जो है ना वो एक एफआईआर के लिए जो है ना वो करवाई है, मुझे सपोर्ट करवाई। तो इसलिए हम वाइस चांसलर अब किसी भी मामले में जो है ना हमारे साथ कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। और हैरतमंद बात यह है कि हमारे 3 बंदे वो हैं जिन पे किसी भी किस्म की एफआईआर भी नहीं, लेकिन वो आज इसी वक्त भी जो है ना थाने पे अंदर है। तो एफआईआर में क्या उन्होंने इल्जाम क्या लगाया, दफा क्या लगाई? एफआईआर में उन्होंने इल्जाम ये लगाया था कि ये बंदे मारवी हासिल पे इन्होंने जो है ना बहुत हंगामा किया। उसके बाद इन्होंने वेपन्स, पिस्टल और हथियार लेकर जो है ना वीसी सेक्रेटरी तक आए, वीसी को मारने की धमकी दी, वहां पे वायलेंस की और वहां पे गोलियां चलाई। इनके पास हथियार थे। और दूसरी बात कि इन्होंने अपने बयान में बताया कि प्रोफेसर अमरलाल पे इन्होंने तशद्दुद किया है, लेकिन ऐसा कोई मामला, कोई किसी भी चीज नहीं।
हमारे भाई पास कितना हमारे जो कितना है वो असला फिर ये अगर वो उनका इल्जाम सच है तो फिर तो बोरियां भर के असला मिलना चाहिए था, फिर असला मिला? सर वही बात ना, उसके सामने जो है रेंजर्स का हेडक्वार्टर है, वाइस चांसलर के सेक्रेटरीट के सामने रेंजर्स का हेडक्वार्टर है। और दूसरी बात, हम स्टूडेंट से यार, हम कोई क्रिमिनल थोड़ी है कि हम अपना असला अपने हासिल में जो है असला रखेंगे। हम प्रोटेस्ट किए थे पूरा मुल्क, लेकिन हमारे पास जरूर यही था कि हम नारेबाजी कर रहे थे और हम वही नारे लगा रहे थे कि मेरे देश के तलबा जिंदा है। इसके अलावा तो हमारे पास कोई असला था ही नहीं। हमारे पास, हम स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास सिवाय इस अपने आप को जो है ना वो एक्सचार्ज करने के सिवा कोई असला होता ही नहीं है। बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। तो अब आप लोगों की क्या हिकमत अमली है, आप लोग क्या चाहते हैं? सर आज का दिन भी हमने जो है ना यही वेट किया है कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का मौकफ क्या है, लेकिन आज भी यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन बखुसूस वाइस चांसलर इसी बात पे डटी हुई है कि जो बंदे बाहर है, जिन्हों पे एफआईआर है, वो बंदे भी गिरफ्तार होने चाहिए और इन बंदों को हम नहीं छोड़ेंगे। हमें ये भी मामला पता चला है कि वाइस चांसलर का यही फैसला है कि हम इन सब स्टूडेंट्स को जो है ना वो रस्टिकेट करें। और उसके साथ साथ यही बात है, अगर रस्टिकेट इस सूरत में नहीं कर सकते और बंद को छोड़ सकते हैं कि इनके सारे पेरेंट्स आए, ये बंदे खुद आए, वो लिख कर हमें दें कि हम गलत थे, हमने ये सारी चीज कबूल करते हैं कि हम इस चीज में मुलविस थे, इसके बाद हम इनको छोड़ेंगे। तो ये तो वाइस चांसलर ने अपनी बादशाहत बना दी है, अपना जाती यूनिवर्सिटी बना ली है। क्या ये यूनिवर्सिटी उनकी अपनी मलकियत है, जाती मलकियत है क्या? सर अपना घर समझ लिया यही उन्होंने। बात है कि वो एक जो वो वही बात जो आपने अभी ये कही था कि उन्होंने जो ना ये मलकियत समझ कर रखी है, जैसे चाहे इनके हुक्म के सवा जो है ना वो परिंदा पर भी नहीं लगाता। तो यही मिसाल है ना, यहाँ पे कोई किसी चीज के लिए कोई भी मामला नहीं, कुछ भी नहीं, जैसे चाहे वैसे चाहे, सिर्फ यही मतलब वो क्या चाहती है कि जो परिणाम कौम के जो मेहमान हैं, जो मुस्तकबिल के हमारे मेहमान हैं, वो जाके उनके पैर पकड़ें, उनकी जूती पकड़ें, जूतियां उठाएं उनकी, क्या ये चाहती है वो? एग्जैक्टली वाइस चांसलर का यही मौकफ है कि वो आए, उनके अपने पेरेंट्स के साथ आए, वो लिखत में मुझे माफी दें और मुझसे माफी मांगे, फिर ही मैं इस चीज से जो है ना उनको छोड़ सकती हूँ। तो आप लोगों का क्या प्लान है इस पे? वाईडीए भी आपके साथ है, यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने भी आपके साथ जो है वो हिमायत का ऐलान किया है, तो आप लोग कोई कानूनी कार्रवाई की तरफ क्यों नहीं जाते, या उस तरफ जाएंगे आप? सर एग्जैक्टली हम आज भी अपने एडवोकेट के साथ हमने राब्ता किया था, उनके साथ ही हम, लेकिन हम यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे थे कि आखिरी हद तक वो हमसे कितने जो ना हमें अपने स्टूडेंट समझ रहे हैं, हमें अपने बच्चा समझ रहे हैं। हम इनका ही सारा दिन, जब भी हमारा प्रोटेस्ट होता है, जब भी कोई चीज होती है, तो ये हमें कहते हैं कि आप हमारे बच्चे हैं, आप हमारे बच्चे, आप हमारी औलाद तक के। लेकिन हम पूछना चाहते हैं, क्या अगर यहाँ पे इनकी औलाद होती तो क्या वो 3 दिन के लिए अपने बच्चों को जेल में रखते? अभी हमारा मौकफ यही है कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे साथ किसी भी किस्म का कोऑपरेशन नहीं किया, और अब हम एडवोकेट हमारे साथी हैं, किसी तंजीम के, हम उनके साथ साथ जो है ना कोर्ट में जाएंगे, और हम वाइस चांसलर की ये बात अगर हम एक्सेप्ट कर लें, फिर तो ये सारी की सारी चीज हमारे ऊपर आ गई ना कि हम माफी और लिखत में माफी मांगे, फिर तो ये सारी चीजें जो इन्होंने इल्जाम लगाए हैं, फिर तो वो हम पे, हमारे ऊपर जो है ना वो सच साबित हो जाएंगे। इसलिए हम तकलीफ उठाएंगे, लेकिन इनकी जो गलत बात है उनको गलत साबित करेंगे। हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाकर हम बेल लेंगे, और वहीं से हम अपना मसला जो है ना वो सॉर्ट आउट करेंगे। तो बहुत शुक्रिया आपका इमरान साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और कितना अफसोसनाक वाक़या है, चांदका मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, जो मुस्तकबिल के डॉक्टर्स हैं, उनके साथ जो है वो यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से किस कदर इंतकामी कार्रवाई की जा रही है कि उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज करा दिए गए हैं और उन्हें गिरफ्तार करवाया जा रहा है। हमने भी यूनिवर्सिटी इंतजामिया का मौक़िफ़ जानने के लिए डॉक्टर अनीला अताउर रहमान साहिबा से कई बार रब्ता करने की कोशिश की है और मुस्तकिल रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके नंबर्स बंद हैं कि हम उनसे जान सकते और उनसे ये पूछ सकते कि उन्होंने ये सब क्यों किया, और बिलाखिर क्या वो चाहती हैं। क्या वो ये चाहती हैं कि बच्चे जो है वो डॉक्टर ना बने, वहाँ उनके कॉलेज में पढ़ने के लिए ना आएँ, उनकी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ना आएँ और वो किसी दूसरी तरफ चले जाएं? क्या वो अपनी यूनिवर्सिटी को वीरान करना चाहती हैं? क्या चाहती क्या हैं, उनका मकसद है क्या? इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयाँ करवाने से जो है वो क्या रिजल्ट हासिल करना चाहती हैं? हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है डॉक्टर खोसो साहब ने, जो कि वाईडीए के रहनुमा हैं। हम उनसे मजीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर खोसो साहब। वालेकुम सलाम सर। अख्तर भाई क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि वाईडीए का इस पे क्या मौक़िफ़ है जो ये मामला हुआ है चांदका मेडिकल कॉलेज को? जी जनाब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जब भी मेडिकल तलबा हों या यंग डॉक्टर हों या हेल्थ रिलेटेड, हेल्थ वर्कर की जो भी इश्यूज हों, जायज़ बुनियादी मसाइल आपने हर वक्त उजागर किया है, मैं इसके लिए वंस अगेन वेरी थैंकफुल टू यू। जैसा कि सर ये मेडिकल तलबा जो लाड़काना में थे, वहाँ पे जो बुनियादी सहूलियात थे, जिस तरह बारिश और हुई थी ज़्यादा तो वहाँ पे पानी ज़्यादा हॉस्टलों में मौजूद था, मच्छर ज़्यादा थे, तो बिजली भी नहीं थी, तो वो जायज़ सहूलियात की वजह से जो उन्होंने एक पुरअमन जमहूरी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था अपने हॉस्टल के बाहर, वहाँ पे बैठे हुए थे पुरअमन तरीके से, तो ये बात इंतजामिया और वीसी को नाखुशगवार लगी, तो उन्होंने जो है बच्चों पे जो है जबर किया, झूठी FIR 16 तलबा पे झूठी FIR करवाए, और साथ जो है मेडिकल तलबा वो कल से आज 2 दिन हो गए हैं
وہ وہاں پہ جیل میں ہیں، تو وی سی ابھی تک بزد ہے. وہاں پہ احتجاجات کا سلسلہ بھی شروع ہو چکے ہیں. وہاں پہ میڈیکل طلباء جہاں لاڑکانہ اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی اور وائی ڈی اے کی میٹنگس بھی ہوئی ہیں. تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ فی الفور جلدی جو میڈیکل طلباء کے اسٹوڈنٹ جو ابھی تک قید میں ہیں ان کو آزاد فی الفور رہا کیا جائے، اور جو ان کے جو بھی جائز مطالبات ہیں وہ مکمل کی جائیں. تو ٹھیک ہے نا آپ. ڈاکٹر کلیم کھوسرو صاحب یہ بتائیے کہ ان بچوں کی تو پہلے ہی نہیں سن رہی وہ محترمہ خاتون جو کہ وائس چانسلر بنی ہوئی ہیں، اور پتہ نہیں کیا سفارش سے بنی ہے، کیا ہے، اس اہل ہیں بھی کہ نہیں ہے. تو یہ بتائیں وائی ڈی اے کے کہنے کے بعد بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا تو پھر اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ جی اگلا لاہ عمل یہ ہے کہ احتجاجات کا سلسلہ پورے سندھ کے اندر شروع ہو جائے گا. کیونکہ یہ میں آپ کو ایک بات ریمائنڈ کر رہا ہوں کہ یہ وہی وی سی ہیں، ان کی موجودگی میں، ان کے ٹینیور میں جو ہے جو میڈیکل طلباء کے جو سوسائڈ کیسز جو آئے تھے، خصوصاً جو ڈاکٹر نمرتا کی کیس تھی وہ بھی اسی وی سی کے ٹینیور میں ہوا تھا. اس کے بعد سوسائڈ کے ایک اور کیسز ہوئے تھے. تو بتدریج یہ اس طرح اس نے ماحول بگاڑ دیا ہے. یہ بالکل ایک مطلب ان بچوں کی زندگیاں چلی گئی ان کے ہی ٹینور میں، لیکن یہ اپنی جگہ موجود ہیں، خوش ہیں، براجمان ہیں، کرسی سے چمٹی ہوئی ہیں، ان کا کچھ نہیں بگڑا نا؟ بالکل ان کا کچھ نہیں بگڑا، کیونکہ یہ اس نظام کی سرجتی اور دقیانوسی نظام کی عکاسی کرتا ہے. جس طرح آپ نے پورے سندھ کے حالات دیکھے ہیں، جس طرح اس حکمرانوں نے اور نظام نے جو سندھ کا حال کیا ہے اس سلوٹ کے ساتھ، اسی طرح اس ہر ادارے میں انہوں نے اس طرح کے کرپٹ بیوروکریٹ رکھے ہیں جو ان کو بیٹر کی طور کام کر کے ان کو پیسے دلاتے ہیں اور نیچے کرپشن کر کے اپنے ساری ٹیم کے ساتھ، اور جو یونین ہے خصوصاً میڈیکل طلباء اور وائی ڈی اے ان پہ یہ جبر ڈالتے ہیں اور ان کی جائز حقوق کی وصولی کے لیے ان کو جو ہے وہ سبوٹاج کرنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں. یہ ان کا پرانا جو ہے اعلی کار ہے. بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر کلیم کھوسرو صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے، اور یہ افسوسناک صورتحال ہے چانکہ میڈیکل کالج کی. ناظرین ہم نے اب تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، انتظامیہ کا موقف سامنے نہیں آ سکا، ان کے نمبرز بند ہیں. اگر اس حوالے سے مزید اپڈیٹ ملی تو آپ کو ضرور بتائیں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہین کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.